यूक्रेन के कुछ लोग आके पाकिस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे कि टैक्टिकली ड्रोन वॉरफेयर कैसे किया जाए। तो तुर्किश ड्रोन्स, यूक्रेनियन इंस्ट्रक्शन और पाकिस्तानी सैनिक, इसका समागम हो चुका है। आसिम मुनीर के दिमाग में कुछ बड़ा है। 1 लाख मुजाहिदों को तैयार किया है जिन्होंने प्रशिक्षण चाइना में पाया। स्पेशल फोर्सेस प्रशिक्षण लिया इन्होंने। वो लोग क्या तबाही मचा सकते हैं, क्या बर्बादी कर सकते हैं, कितनी उंगल कर सकते हैं, उसका एक प्रश्न अवश्य बन जाता है। देखिए, 5 आतंकवादी आते हैं तो हमको 500 स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय करना पड़ता है। आसिम मुनीर का अपना वर्चस्व बढ़ाना, अपने पावर्स इस हद तक बढ़ा देना कि वो एक ऑलमोस्ट नेपोलियन जैसा कैरेक्टर बन के उभरा है। इंडिया को एक वो पुचकारने के लिए बोल देते हैं कि उनका बाइडू सैटेलाइट चेन है, उसमें 5 सैटेलाइट्स पाकिस्तान को डेडिकेटेड है, वो सारे भारतवर्ष के ऊपर हैं, मॉनिटरिंग एवरी इंच ऑफ इंडिया। जब बॉम्बिंग करने गए तब पता लगा, अरे यार ये जीपीएस तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो बिगड़ा हुआ है। पिछले 60 घंटे से, और पहले अभी रुका नहीं है, जहाज आ रहे हैं, उतर रहे हैं, सामान उतार रहे हैं, जा रहे हैं। 40-45 बार अगर C-17 जैसा एक जहाज 60 टन कैरी करता है तो आप लोग खुद सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कितना सामान उतारा गया है। और इनका अगर अनुपात देखें तो 60% जो जहाज है, हवाई जहाज है, वो चाइना से आए हैं, 40% तुर्की से आए हैं। पिछले 1 साल से काफी इक्विपमेंट वहां से आ जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। तो ये सब मिले हुए हैं। आप लोग सोच लें कि पाकिस्तान के साथ युद्ध का मतलब है आप चाइना, अमेरिका और तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हो। जो ऑपरेशन CDF बनना आसिम मुनीर का और उसके साथ उनकी जो पावर्स हैं, व्हाई इट इज हाईली एम्बिशियस प्लेस, स्पेशली टारगेटेड अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, भारत पे चौतरफा आक्रमण करने की कोशिश, उसके बारे में, उसके एक्सपेंशन के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी चीजें चल रही हैं पिछले 2 दिनों से एंड आई बीन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ यू। जी, ओवर टू यू। तो पहले हम बात कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब का, जो ये पाकिस्तान का एक्सपेंशन होना हो, उनका एक्सपेंशन अवश्य हो रहा है। तो एक्सपेंशन इस दिशा में है कि उन्होंने कई सारे और जो क्षमताएं हैं वो अपने पास उन्होंने रख ली हैं। नंबर 1 क्या किया उन्होंने, उन्हें अपने आप को एक, जैसे भारतवर्ष में CDS होता है, लेकिन दैट इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन पोस्ट, उन्होंने अपने आप को सर्वे सर्वा मिलिट्री कमांडर घोषित किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, CDF, एक उन्होंने नया अपने आप को डेजिग्नेशन दिया है। इसमें गंभीर मुद्दा ये है कि इससे पहले पिछले हफ्ते उन्होंने जो न्यूक्लियर कमांड जो है वो सिविलियन ओवरसाइट से एकदम निकाल के पूरी तरह से पाकिस्तान के आर्मी के पास, एयरफोर्स नेवी नहीं, यद्यपि एयरफोर्स डिलीवरी मैकेनिज्म है उनका एक, अपने पास रख लिया है। तो वो जो न्यूक्लियर, उनका जो एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड है वो अपने पास रख लिया है। और एक ऑलमोस्ट रिटायर्ड जनरल है वो, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसने उसका कमांडर बनाया है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। तो पावर उसके पास है, और चूंकि वो हर चीज कर नहीं सकता, मतलब इकट्ठे वो टैंक भी चलाएगा, तोप भी चलाएगा, स्पेशल फोर्सेस भी चलाएगा, और ये नेवी भी देखेगा, तो वो हो नहीं सकता ना। तो हर एक के अलग अलग कमांडर्स हैं, तो एक कमांडर उसने नियुक्त किया है। तो ये एक अपने आप में एक डेवलपमेंट है। ये दर्शाती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो चारों तरफ से इस वक्त थोड़ा सा त्रस्त भी है, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो कम नहीं हुई। हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि पिछले में बहुत कुछ सिग्निफिकेंट चीजें हुई हैं। उसमें मैं 3 घटनाओं को यहाँ पे उद्धृत करूंगा, और उसके बाद मैं इनको जोड़ के आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। आज हम समाधान नहीं देंगे, हम सवाल करेंगे। ये सवाल हम अगर करें, हम में से कोई भी करें, तो कई चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा। पहला, पिछले 60 घंटे से, और पहले अभी रुका नहीं है, चाइना और तुर्की से अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए, और तुर्की की तरफ से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान होते हुए, नूर खान एयरबेस और जो भी न्यूली रिपेयर्ड है, वहां पे एक के बाद एक हवाई जहाज, कौन से कैटेगरी के, जैसे C-17 हेवी लिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट है इंडिया का, उस कैटेगरी के चाइनीज जहाज, और तुर्की के पास तो वो है ही, वो जहाज आ रहे हैं, उतर रहे हैं, सामान उतार रहे हैं, जा रहे हैं। और वो सामान सब कुछ टारपोलिन या तिरपाल के नीचे है, तो एग्जैक्टली डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, सैटेलाइट से भी उतना पता नहीं लग रहा, लेकिन लंबे आकृति के कई सारे चीजें हैं, कुछ छोटे बड़े बक्से हैं, तो ये सारी चीजें उतर रही हैं। 60 घंटे आप लोग सोचिए, कम से कम ये
60 घंटे में 40-45 सॉर्टीज तो हो चुकी होंगी। 40-45 बार अगर C-17 जैसा एक जहाज 60 टन कैरी करता है, तो आप लोग खुद सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कितना सामान उतारा गया है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें फ्लेवर दूंगा, और ये फ्लेवर मैं इसका कोई आधिकारिक मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं, तो आप मुझे बाद में मत कोसना कि ये क्या बता दिया। लेकिन जहां तक जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स सर्कल में सुनने को आया है कि अमेरिका ने तुर्की को अपॉइंट किया है टू सप्लाई इक्विपमेंट एंड एम्युनिशन एंड अदर थिंग्स टू पाकिस्तान ऑन इट्स बिहाफ। चीजें बड़ी पेचीदा है इस वक्त। अमेरिका थोड़ा सा पीछे हट रहा है, हर क्षेत्र से सामरिक रूप से पीछे हट रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को। तो उसने पहले वो क्या करता था कि डायरेक्टली जो प्रॉक्सी लड़ने वाले हैं उसके पक्ष में, उनको डायरेक्टली हथियार देता था। अभी हथियार देने का काम भी अपने किसी और प्रॉक्सी को बोल रहा है कि तू हथियार दे इनको। तो तुर्की वो रोल अदा कर रहा है। चाइना तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान का आप देख लीजिए 80% इस वक्त जितना भी सामरिक हथियार है, आधुनिक बोले पुरानी बोले, सब चाइना से आता है। तो वो तो अपना काम कर ही रही है। और इनका अगर अनुपात देखें तो 60% जो जहाज है, हवाई जहाज है, वो चाइना से आए हैं, 40% तुर्की से आए हैं। अब मैं बता देता हूं कि क्या चीजें हैं। तुर्की से अनुमान लगाया जा रहा है, मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आपको पढ़ के सुना देता हूं मैं। STM जो कंपनी का नाम है तुर्की का, अल्पागुत और कुजगान, ये क्या चीजें हैं? अल्पागुत और कुजगान नहीं, कुजगुन, ये हैं स्मार्ट लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो 1000 किलोमीटर तक के रेंज के हैं। यानी भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा दायरा इसके उसके आयत्व में आ जाता है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनको बलोच रेबल्स के खिलाफ ये इस तरह के ड्रोन्स चाहिए, इस तरह का म्यूनिशन चाहिए। हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 1000 किलोमीटर तक के रेंज का इंगित इसी तरफ जाता है कि भारतवर्ष के खिलाफ। दूसरा, बाइकर बोल के एक कंपनी है, बेरफ्तार ड्रोन भी यही लोग बनाते हैं। तो उनका एक K2 ड्रोन है जो उनका अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज कामिकाजी स्वॉर्म ड्रोन है। लॉन्ग रेंज कामिकाजी स्वॉर्म ड्रोन का मतलब है कि एक झुंड में आते हैं ड्रोन्स, और लॉन्ग रेंज है मतलब तो भारी क्षमता के हैं, तो हर एक का पेलोड काफी हैवी होता है। मान लीजिए इकट्ठे 100 या 200 40-50 किलो का वजन का पेलोड लेके आ रहे हैं। मतलब एक टाइम पे आप 4000-5000 किलो हेवी हाई एक्सप्लोसिव्स आप उसको कैरी कर सकते हो। और दूसरा है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब है, तुर्किश नाम है ये, सिविरिसिनेक। ये भी एक GPS डिनाइड, यानी अगर आपका सैटेलाइट ना चले, सैटेलाइट के माध्यम से अगर आप ग्लोबल पोजिशनिंग ना कर पाओ, उस केस में भी ये अपना काम कर जाती है, अपने निशाने तक जाके वो अटैक कर सकती है। तो ये चीजें, तो ये भारी मात्रा में सुना है सप्लाई किया गया है तुर्की की तरफ से। ये तुर्की को इसमें महारत है, इसमें कोई शक नहीं है। विश्व में इस वक्त 4 या 5 देश हैं जो ड्रोन वॉरफेयर में उन्होंने महारत हासिल करी है। एक तो ऑब्वियस है आपका यूक्रेन, रशिया, क्योंकि वो लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं। तीसरा है ईरान, चौथा है तुर्की। और इन सब ने यूक्रेन युद्ध में अपने सामान को टेस्ट कर लिया है। ईरान ने रशिया की तरफ से, तुर्की ने यूक्रेन की तरफ से। ठीक है। चाइना विंग लुंग बोल के एक ड्रोन बनाती है जो हमारे पास जैसे रीपर ड्रोन से अमेरिका से लिए हुए या सी गार्डियन, उस कैलिबर के, उस पेलोड के हैं। वो रिकॉनेसेंस भी करते हैं और वो मिसाइल्स भी कैरी करते हैं, सो अटैक फॉर्मेशन में भी आ सकते हैं। तो चाइना का फोकस उस तरफ है। तो रशिया, यूक्रेन, ईरान, तुर्की, ये अभी ड्रोन वॉरफेयर में काफी यहाँ पे काम हुआ है। तो इस बार ये जो इक्विपमेंट आया है तुर्की से, दे आर नॉट वो जो पहले ये लोग भेज रहे थे, ये थोड़े से एडवांस्ड हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। झुंड भी ज्यादा है क्योंकि बहुत भारी मात्रा में उतर रहा है। और बाय द वे पिछले 60 घंटे में जो आया उससे पहले भी हो रहा था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 1 साल से काफी इक्विपमेंट वहां से आ जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि यूक्रेन के कुछ लोग आके पाकिस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे कि टैक्टिकली ड्रोन वॉरफेयर कैसे किया जाए। तो ये भी चीज साथ में चल रही थी। तो तुर्किश ड्रोन्स, यूक्रेनियन इंस्ट्रक्शन और पाकिस्तानी सैनिक, इसका समागम हो चुका है। अभी इक्विपमेंट उतार रहे हैं भारी मात्रा में। अच्छा, इसके अलावा क्या आया है?
आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा होगा कि चाइना जो है पाकिस्तान को SH-15 बोल के एक 155 मिलीमीटर तोपखाना, उसके 250 उन्होंने पाकिस्तान को भेजा है, 250 की मात्रा में। ये तोपखाने अहम क्यों हैं? नंबर वन, इसका तथाकथित रेंज 70-72 किलोमीटर बताया जाता है, मेरे हिसाब से वो 27 किलोमीटर है। वो जो भी हो, लेकिन ये एक हेवी ड्यूटी तोप है, तोपखाना है, और ये ट्रक माउंटेड है। और उसकी एक और विशेषता है, नॉर्मली हावित्सर या हावित्सर, ये जो चीज होती है वो ऐसे ऐसे आर्क में जाके गोले फेंकती है, पैराबोलिक आर्क में, ठीक है। लेकिन ये जो है SH-15 सिस्टम, इसकी एक खासियत ये है कि वो एलिवेशन को कम करके एकदम फ्लैट हाई वेलोसिटी राउंड्स भी फायर कर सकती है, जो एंटी टैंक और एंटी बंकर के हिसाब से भी काम कर सकती है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड आर्टिलरी सिस्टम है। चाइना ने बड़े सारे क्लेम्स कर रखे हैं इसके बारे में, किसी युद्ध में इसका टेस्ट नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान जो है वो एक इनका प्रूविंग ग्राउंड बन जाएगा। अब देखते हैं ये जो नए हथियार आए हैं उसका ये क्या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतनी भारी मात्रा में हथियार लाने का मतलब तो एक ही है कि पाकिस्तान कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। आसिम मुनीर के दिमाग में कुछ बड़ा है। उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग साइबर साइऑप्स करते रहते हैं, अपना एक केस तो बना के रख ही लिया है इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि भाई हमारे तो पानी इन्होंने रोक के रखा है, हम बड़े आतुर हैं, हमारे ऊपर देखो अत्याचार हो रहे हैं, हम तो बेचारे से हैं। तो अब और हमारे देखिए, हमारे नेशनल असेंबली में हमारे जो सियासतदान हैं वो तो कह ही चुके हैं कि भारतवर्ष ने पानी रोका तो यहाँ से चलेगा हथियार, यहाँ से न्यूक्लियर भी चल सकता है, ये सारी चीजें। हाँ, तो ये उन्होंने, जैसे पहले वो बोलते थे ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो ये मीडिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके रखा हुआ है, तो तैयारी है। दूसरी चीज जो वो कर सकते हैं वो ये है, जो पहले से ही करते हैं, इनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि भारतवर्ष को प्रोवोक करो। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार वो वाला पैंतरा है। ऑल्दो जैश ए मोहम्मद, आप सबको पता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दो सबसे बड़े इनके संगठन है आतंकवादी। लेकिन जैश ए मोहम्मद ने अभी खबरें आ रही हैं कि 1 लाख मुजाहिदों को तैयार किया है, जिन्होंने प्रशिक्षण चाइना में पाए, स्पेशल फोर्सेस प्रशिक्षण लिया इन्होंने। और उसके साथ इनको, ये मुजाहिद हैं तो ये फट भी सकते हैं, मतलब अगर पकड़े जाएं तो अपने आप को ब्लास्ट कर देंगे। तो उस हिसाब से 1 लाख की संख्या अपने आप में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो लोग क्या तबाही मचा सकते हैं, क्या बर्बादी कर सकते हैं, कितनी उंगल कर सकते हैं, उसका एक प्रश्न अवश्य बन जाता है। एक ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई ऑफ ऑर्डर है। देखिए 5 आतंकवादी आते हैं तो हमको 500 स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय करना पड़ता है, 2000 का पुलिस कॉर्डन बनाना पड़ता है, अपने सेंट्रल जो पुलिस फोर्सेस है उनका कॉर्डन बनाना पड़ता है। मतलब आप 5 लोगों को सप्रेस करने के लिए 2500-3000 सैनिकों को लगा के रखते हो, तो उलझाना भी तो एक काम है ना। एक तो क्षति पहुंचाना है, लोगों को हानि पहुंचाना है, मारकाट करना है, दूसरा है ये अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को उलझा के रखना। तो ये सारी गतिविधियां भी हो रही हैं। तो इन अब सारी चीजों को अगर हम जोड़ दें, आसिम मुनीर का अपना वर्चस्व बढ़ाना, अपने पावर्स इस हद तक बढ़ा देना कि वो एक ऑलमोस्ट नेपोलियन जैसा कैरेक्टर बन के उभरा है, और फिर सिविलियन ओवरसाइट से उसने न्यूक्लियर वेपन्स ले लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, इतनी भारी मात्रा में असला उतारा है। ये तो 60 घंटे का तो दिख रहा है, उससे पहले भी करता है, 1 साल से वो एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। जो रनवे बिगड़ गए थे वो मोरलेस रिपेयर्ड हैं, तो इनका एयरफोर्स भी अब मोरलेस ऑपरेट कर सकता है। और उसके साथ भारी मात्रा में चीनियों ने क्या कहते हैं उसको, PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन, तो PL-15 को उन्होंने सप्लाई कर दिया है। PL-15 एक J-10C के साथ लगा होता है, एंड दिस इज देयर लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम। तो अभी चाइना के पास एक बहुत ही एडवांस्ड 500 किलोमीटर रेडियस का, ठीक है, 500 किलोमीटर रेडियस का एक रेडार सिस्टम है, JY-27A। तो अपार्ट फ्रॉम SH-15, ये JY-27A वाला जो सिस्टम है, सुनने में आया है कि वो भी सप्लाई किया गया। सो PL-15 मिसाइल्स भारी मात्रा में JY-27A चाइना ने सप्लाई किया है। दिस इज ऑल्सो अनटेस्टेड, ये उनका सबसे आधुनिक एक रेडार सिस्टम है।
तो ये एक बढ़िया मौका है, अगर इंडिया के साथ कुछ होता है तो वो उसको टेस्ट करवा लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडिया के साथ कभी ना कभी चाइना का संघर्ष होएगा। ये सारे वेपन्स टेस्ट हो जाएंगे, जो खामियां हैं उसको वो बग्स को फिक्स कर देंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे, यही उनकी मंशा है। तो अब मंशा पे आते हैं। अब मैं इसको जोड़ूंगा, सर्जियो गोर साहब जो है हमारे भारतवर्ष में अमेरिका के जो राष्ट्रदूत हैं, भारतवर्ष में अमेरिका के राष्ट्रदूत होने के साथ साथ सर्जियो गोर, तो मैं भी चाइना और यूएस की जो मंशाएं हैं उनको जोड़ के इस चीज को एक सवाल, 2-3 सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। तो उन्होंने, वो आप सबको पता है, कश्मीर गए, कई लोगों ने इस पे बहुत अच्छी टिप्पणियां की हैं। हमारी मीडिया उछल रही है कि वाह वाह वाह, यूएस देखो अब तो भारत के पाले में आ गया है, सर्जियो गोर ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि कश्मीर तो भारत का एक इंपॉर्टेंट अंग है। पहले तो ये लोग कहते थे डिस्प्यूटेड टेरिटरी, अभी अभिन्न अंग बता रही है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि अमेरिका इज अ पावर इन डिक्लाइन। वो अपने फाइनेंशियल मसल को और ट्रेड मसल को इसीलिए वो उसको उछाल रहा है, वो लोगों को फटकार रहा है, क्योंकि उसके पास जो मिलिट्री चाबुक थी उसकी क्षमता तो सबको दिख गई, उसके लिमिटेशंस, उसकी सीमितता ईरान ने सबको दिखा दिया है। तो अभी अमेरिका क्या कर रही है, वो उन चीजों पे निर्भर कर रही है, और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, सामंत देश हैं, जो जिनको गरीबी रखा गया है, उस पर वही तंत्र चलते हैं। कोई भी उन्नति करना चाहे तो उसको उछाल के वो तंत्र लेके आते हैं जो अमेरिका के पाले में है। तो इन सब को यूज करके जो इसका एजेंडा है कि पूरे विश्व को डिस्टेबलाइज करके रखो, उसमें वॉलेटिलिटी फैला के रखो, ताकि अमेरिका का वर्चस्व बना रहे रिलेटिवली, ठीक है, वही चीजें चला रही है। तो सर्जियो गोर का जो ये स्टेटमेंट है, क्या ये वाकई एक मतलब इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है? हमने तो स्टैंड ले रखा है सभी सरकारों ने कि भाई इसका अमेरिका के साथ किसी भी तीसरे देश का इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। अगर कुछ डिस्प्यूट भी है वो बायलैटरल है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो सर्जियो गोर का ये कहना, इसके 2 सिनेरियोज बनते हैं, आप ही लोग सोचिए। क्या ऐसा नहीं है कि ये वही यूएस का विथड्रॉल और तुर्की जैसे देशों को पाकिस्तान को कंट्रोल करने में, चलाने में उसको लगा देना, चाइना को जो करना है करने दो, इंडिया अगर अस्त व्यस्त होती है, वैसे भी ठंडा युद्ध चल रहा है अमेरिका के साथ, वो करने दो, हम लोग हट जाते हैं, इंडिया को एक वो पुचकारने के लिए बोल देते हैं। हमारे लोग बड़े इमोशनल होते हैं ना, हम लोग वो पुचकारने के लिए बोलते थे कश्मीर तो तुम्हारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक अंग है। इससे क्या होता है, ये वर्ड सैलेड है ना। तो ये कहने में क्या जाता है अमेरिका को, एक पैसा, नया पैसा खर्चा नहीं होता है, इट मीन्स नथिंग। आप लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए। मैं कोई वो ज्ञान नहीं दे रहा हूं, खुद ही सोचिए ना, इंटरनेशनल अफेयर्स में वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता। ट्रीटीज भी तो फाड़ के फेंक देते हैं लोग। जो अभी ईरान के साथ ट्रीटी करी थी ओबामा ने, ट्रंप ने आके फाड़ दी। तो ट्रीटीज का भी क्या मायने है? कुछ नहीं है, एक्शंस का मायने होता है। तो आप लोग, ये जो ट्रंप उछल उछल के अपने ट्रूथ सोशल में ट्वीट्स करता है, ये सर्जियो गोर ने क्या कहा या नहीं कहा, मार्को रूबियो क्या बोल रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान मत दें। आप देखिए वो कर क्या रहे। यू हैव टू लुक एट एक्शंस, वही सबसे क्रिटिकल है, और तभी हम अनुमान लगा पाएंगे कि चल क्या रहा है। तो मैं तो इसको पूरा, कहते हैं ना अंग्रेजी में पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं तो बकेट ऑफ सॉल्ट से ये स्टेटमेंट को मैं पढ़ूंगा। दूसरा सवाल मैं करता हूं आप लोगों को, क्या ये भी नहीं हो सकता है कि अमेरिका और चाइना दोनों का एक जगह पे एजेंडा मिल जाता है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज रखें, इंडिया को उलझा दें, इंडिया में यूक्रेन वाली स्थिति पैदा कर दें। बांग्लादेश की तरफ से बड़ी कोशिशें करी, नहीं हुआ तो पाकिस्तान को लगा देते इस काम में। तो अगर चाइना ने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन के अपने सस्ते हथियार दे देती है, सस्ते थोड़े से ज्यादा कारगर हथियार दे देती है, अमेरिका अगर तुर्की के थ्रू $2-3 बिलियन के और हथियार दे देती है, ठीक है, और सऊदी अरेबिया के थ्रू थोड़ा पैसा वैसा देके पाकिस्तान को क्षमता दे देती है, आप भैया तू थोड़ा सा एम्यूनिशन वगैरह अपना बना ले, तो उसमें क्या जाता है? बहुत ही सस्ते में हम इंडिया को उलझा सकते हैं और एक यूक्रेन जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। यूएसए बोलेगी भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन तुर्की जो एक नेटो का मेंबर है और अमेरिकी हथियार उसके पास है, वो सप्लाई करती रहेगी पाकिस्तान को। जो काम इन्होंने पहले ईरान के थ्रू किया था 65 और 71 में, वही चीज अब की बार फिर से करेंगे। क्या ये नहीं हो सकता? तो ये भी तो एक सिनेरियो बनता है। तो आप जैसे मोहम्मद के थ्रू थोड़े इंसिडेंट करवा दो। हमारी पॉलिसी अब डिक्लेयर्ड है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो हम लोग तो हमला करेंगे। जैसे ही हमला होगा तो यूक्रेन वाली स्थिति पैदा कर दो।
हमारे देश में भी अस्थिरता है। ये सारे जो 0.5 वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात का एडवांटेज उठाया है कि दुनिया में एक चेंज ओवर आ रहा है इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो उसके चलते एक स्थिति ये उत्पन्न हुई है जिसमें आप आंदोलन चलवा सकते हो। तो अंदर अगर अस्थिरता है और बाहर से आक्रमण होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ना किसी भी सरकार के लिए उससे जूझने के लिए। कि यहाँ पे चाइना और अमेरिका का जो उद्देश्य है भारतवर्ष के प्रति वो मिल जाते हैं। तो अमेरिका विल अलाउ चाइना टू सप्लाई सर्टेन थिंग्स टू पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज कहना भूल गया, जो उनका बाइडू सैटेलाइट चेन है वो एक डुअल पर्पस है, वो मिलिट्री कम वो है। उसमें 5 सैटेलाइट्स पाकिस्तान को डेडिकेटेड है, वो सारे भारतवर्ष के ऊपर हैं इन लो अर्थ ऑर्बिट, मॉनिटरिंग एवरी इंच ऑफ इंडिया। ठीक है, और हमारे जो सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन हम लोगों का अब तक ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था, अब 27 से पहले तो होगा नहीं, वो सबोटाज कर दिए गए थे। 2 सैटेलाइट्स तो गए ना, और 2 उनमें से जो है उनका लाइफ जो एक स्वाभाविक लाइफ होता है वो खत्म हो चुका है। तो हमारा नाविक जो है इस वक्त थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। एक चीज हमने कारगिल में सीखा कि अमरीकियों पे हम भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने जीपीएस को थोड़ा सा आउट ऑफ फेस रखा था, सो ऑल ऑफ बॉम्ब्स वर गोइंग एस्ट्रे। जो आप लोगों ने शायद सफेद सागर में देखा भी होगा, वो एकदम सत्य घटना है। हाँ, वो एकदम सत्य घटना है कि वो जब बॉम्बिंग करने गए तब पता लगा अरे यार ये जीपीएस तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो बिगड़ा हुआ है। सो दे हैड टू रीएडजस्ट देयर साइट्स एंड टारगेटिंग सिस्टम। तो तब हमें पता लगा कि अमेरिका पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और अमेरिका ही हमें जीपीएस का सिस्टम का सपोर्ट देती थी। ये बाय द वे इज आल्सो द रीजन कि हमारे मिलिट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है कि हम F-35 नहीं लें। जीपीएस ही वो यूज करने ही देते हैं, F-35 जहां पे हर एक मिशन का आपको उसका जो सारा की स्ट्रोक तक एवरीथिंग इज अपलोडेड इनटू एन अमेरिकन सर्वर, सो दे नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। और वो आप वो हर एक बार एक नया कोड आता है एंड यू हैव टू इंसर्ट दैट कोड बिफोर यू फ्लाई। तो अमेरिकी चीज तो हम लेंगे नहीं, तो वो तो खत्म हो चुका है। इसलिए उन्होंने हमारे तेजस के जो इंजन है उसका सबोटाज कर दिया पूरे प्रोग्राम का। China and America are working in tandem when it comes to Pakistan. They're definitely working in tandem. ये tacit है, वो डायरेक्टली इकट्ठे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं, पर अमेरिका को पता है चाइना क्या कर रही है, वो उसको रोकना नहीं चाहती है। चाइना को पता है अमेरिका क्या कर रही है तुर्की के थ्रू, उसको भी वो नहीं रोक रही है। तो ये सब मिले हुए हैं। आप लोग सोच लें कि पाकिस्तान के साथ युद्ध का मतलब है आप चाइना, अमेरिका और तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हो, जो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमें साफ दिखाई दे रहा था। अब तो मतलब उसमें कोई शक की भी गुंजाइश नहीं है। मुझे अभी भी बहुत बड़ा कोई संकट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर हम युद्ध से बचें और फिर चुपचाप बैठ जाएं, फिर वो कुछ खास कर नहीं सकते। तो पर वो कोशिश अवश्य करेंगे। मुझे कुछ तो एक घटना होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार युद्ध से पहले ये आपको ये नजर आएगा, जो देश अपने सामान नहीं बनाती है वो विदेश से सामान लाती है। तो अगर भारी मात्रा में सामान उतर रहा है तो वो कंबल और मेडिसिन तो नहीं ला रहे हैं ना। तो रेड क्रॉस का सामान तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली, और मैंने जो बताया मोस्ट प्रॉब्ली यही नजर आ रहे हैं, इसी टाइप के जो युद्धास्त्र हैं वो पाकिस्तान को सप्लाई किए गए हैं।